हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, आज 21 मई मैं आशुतोष मराठी आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आप से पूछ जा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। पहला प्रश्न लिखा है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया। क्या प्रश्न है। हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है। मतलब जापान और एक दोस्त और किसने साथ में मिल करके हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो वो देश है अमेरिका। क्या उस देश का नाम है अमेरिका। मतलब जापान और अमेरिका, जापान और अमेरिका ने मिल करके क्या किया है। जापान और अमेरिका ने मिल करके हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर को विकसित करने का प्लान किया। कौन सा प्लान किया है, तो वो जापान और अमेरिका ने मिल करके क्या किया, इस प्लान को किया है। क्या है, क्या हम लोग क्या बनाएंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल का इंटरसेप्टर विकसित करेंगे। ठीक है। हल्का सा देख लेते हैं इसके बारे में, गौर कर लेना। देखो पहली बात क्या है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। क्या ऑर्डर की है अमेरिका ने भारत को कितने 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अगला बात करें, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। बेटा स्टार्टअप फंडिंग क्या है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरई कहाँ बेटा हुआ, तो ये उमरई मेघालय में हुआ है। क्या था, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास, ठीक है नहीं, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार अमरोई मेघालय बेटा हुआ है। ध्यान रखना की बात ये है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। बेटा रहा तो यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। अगली बात कर लेते हैं, भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा वो अमेरिका के मैरीलैंड में विकसित किया गया। हमने क्या कहा, तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत के बाहर है। ठीक है ना। उसका नाम कहाँ किया गया है, उसका नाम किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड में। कहाँ किया गया, तो अमेरिका के मैरीलैंड में बेटा उसका अनावरण किया गया है। ठीक, क्लियर हो गया। अगली बात हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। क्या प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ठीक है ना। बेटा वो जो प्रधानमंत्री हैं वो है नेपाल के प्रधानमंत्री। हम किसी का प्रधानमंत्री तो बैठा है, वो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जो चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। हल्का जान लेते हैं क्या होता है, देखो क्या समझ लेना। क्या बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास और नेपाल में शुरू हुआ। क्या बेटा हुआ, तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करे। क्या बेटा, नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली भारत को निर्यात करेगा। एक बात सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये हिस्ट्री गौर कर लेना। क्या आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का क्या बेटा है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। कौन बना है, नेपाल बना है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश दक्षिण एशियाई देश। ध्यान रखना, क्या दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, तो वो नेपाल बनकर तैयार हुआ। कौन बना है बेटा, वो नेपाल बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी TFG बैठक कहाँ आयोजित हुई। क्या बेटा प्रश्न है, हाल ही में
BIMSTEC की तीसरी बैठक EPG बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेटा ये जो बैठक है ये आयोजित हुई है ढाका में। कहाँ पर बेटा आयोजित हुई है ढाका में। ढाका में BIMSTEC की तीसरी EFG बैठक बेटा आयोजित हुई। क्या बेटा हम यहाँ पर इसकी आयोजित किया कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है ढाका में। इसका आयोजन किया गया है। क्या कारण आयोजन करने का देखो समझ लेते हैं। बिमस्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। क्या उसका नाम है बिमस्टेक का? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह EFG की तीसरी बैठक 12 और 13 मई 2024 को ढाका बांग्लादेश में बिमस्टेक सचिवालय में आयोजित की। हमने कैसे किया बताइए की गई है बांग्लादेश में बिमस्टेक के सचिवालय में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया है? तो 12 से 13 मई। क्या बेटा किया गया? 12 से 13 मई किया गया है। बेटा बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्र देश है ना वहाँ बेटा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी बेटा ये समूह मीटिंग है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि कैसे हम लोग उसके सुरक्षा में कर पाए। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन हमारा है हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? क्या है? हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? बेटा बात कर लेते हैं 2023 में इंटरनेट शटडाउन बेटा जो देश रहा है उसका नाम है भारत। क्या नाम बेटा? उसका नाम है भारत। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में क्या रहा? ये शीर्ष पर मतलब पहले स्थान बेटा ये रहा है। थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है इंटरनेट शटडाउन। देखो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। क्या क्या है? भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दूसरा क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। कौन बना है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना था? तो वो भारत देश बना। ठीक है ना। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको-1 ड्रेसिंग बनाई। क्या बनाई है? इको-1 ड्रेसिंग बनाई है। भारत वैज्ञानिकों क्या बनाते हैं? केले के छिलके से इको-1 ड्रेसिंग बनाई है। केले के छिलके से इको-1 क्या बनाए हैं? ड्रेसिंग बनाई है। अगर बात करते हैं भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र। भारत की पहली रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। क्या बेटा भरेंगे? अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। अगर बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट के 50वें स्थान पर भारत 50वें स्थान पर। मतलब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत रहा जो पासपोर्ट के रैंकिंग में बेटा उसका स्थान था 50वां। कितना था बेटा? 85 उसका प्लेस था। अगर बात करते हैं डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। क्या बेटा? भारत का डेनमार्क ने क्या किया? भारत ने हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। मतलब हरित ईंधन गठबंधन की क्या किया? डेनमार्क ने भारत साथ शुरुआत किया है। अगर क्वेश्चन देखिए हम लोग थर्ड क्या कहते हैं तुम्हारा क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन आ गया चार पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन हमारा है? क्वेश्चन है वार्षिक फीफा कांग्रेस में किस देश ने 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी की बोली जीती? क्या प्रश्न है? वार्षिक फीफा कांग्रेस में किस देश ने 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी की बोली जीती? मतलब किस देश में क्या होता है कि जो वार्षिक फीफा कांग्रेस बेटा होता है उसमें 2027 में जो इसका आयोजन होगा वो किस देश ने बेटा इसको जीता है? मतलब बोली लगाया है सबसे अधिक बेटा वो जो देश है उसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है उसका नाम बेटा है ब्राजील का। ब्राजील में क्या होगा बेटा? ब्राजील में 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप होगा। क्या होगा? तो ये बेटा ब्राजील में क्या होगा? महिला विश्व कप। ठीक है ना। फुटबॉल विश्व कप कब होगा? 2027 में। क्या होता है? ब्राजील में क्या लिया होता है? वार्षिक फीफा कांग्रेस 2027 क्या होता है कि उसको अपने पक्ष में कर लिया है। ठीक है ना। मतलब उसकी सबसे अधिक वही लगाकर उसको जीत लिया है। अगला चर्चा लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान देना। क्या कहता है बेटा? वार्षिक फीफा कांग्रेस में ब्राजील ने 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली जीती है। ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा। क्या होगा बेटा? पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन होगा बेटा? तो ब्राजील होगा जो क्या करेगा बेटा ये वार्षिक फीफा कांग्रेस बेटा
2017 में इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है ना। ब्राजील ने किसको हटाया, ब्राजील उठा बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की बोली को हराया उठाया तो ब्राजील ने बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी की बोली को इसने हराया, मतलब सबसे अधिक बोली लगा क्या होता है इसको, फीफा कप जो बना था उसको अपने यहाँ मेजबानी कर लिया, मतलब खुद मेजबान रहेगा, बाकी सब लोग वहाँ पर आके खेलेंगे। और हम लोग देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या करता हमारा है, यह है पिछले साल दुनिया की कितनी प्रतिशत प्रमाण भित्तियां वृंजित हुई हैं। क्या मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है, पिछले साल दुनिया की कितने प्रतिशत प्रमाण भित्तियां वृंजित हुई हैं, ठीक है ना। बेटा पूछा गया है कितने प्रतिशत प्रमाण भित्तियां क्या बेटा हुई है, वृंजित हुई मतलब नष्ट हुई, मतलब उनको दिक्कत पहुंची है बेटा, तो वो बेटा है 60%। कितने बेटा वो हुई है 60%, मतलब पिछले साल दुनिया में जो प्रमाण भित्तियां वृंजित हुई है संख्या कितने संख्या बेटा है 60%, मतलब 60% बेटा प्रमाण भित्तियां कहाँ हुई है इस साल वृंजित हुई है। हल्का देख लेते हैं प्रमाण भित्तियों के बारे में गौर करना। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार पिछले वर्ष दुनिया की लगभग 2/3 प्रमाण भित्तियां इतनी भयंकर गर्मी के दबाव से प्रभावित हुई कि उनमें विरंजन अर्थात ब्लीच की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ध्यान का क्या कर रहा है, NOAA के अनुसार क्या है, पिछले वर्ष दुनिया के लगभग 2/3 प्रमाण भित्तियां क्या हुई हैं प्रभावित बहुत अत्यधिक गर्मी से हुई है, जिसके कारण क्या होता हुआ इनमें विरंजन या ब्लीच की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। बात करें तो NOAA ने घोषणा किया है क्या, दुनिया की प्रमाण भित्तियां चौथी बार सामूहिक विरंजन ब्लीच की घटना की चपेट में कितनी बार रही है, चौथी बार। कितनी बार आए बोलते, चौथी बार क्या बेटा हुई है ब्लीच घटना बेटा, ये प्रभाव भित्तियां आई बेटा चौथी बार ये आई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करता है, हमारा अगला है WHO ने जापानी दवा निर्माता टेकड़ा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई TAK-003 के नाम से जानी जाने वाली के लिए दूसरी वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड कर दिया है, मतलब उसको बेटा मतलब पूर्ण रूप से उसमें आपने उसका कर लिया। क्या करना है, WHO ने जापानी दवा निर्माता टेकड़ा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई TAK-003 के नाम से जाने जाने वाली के लिए दूसरी वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड कर दिया है, मतलब किस चीज़ की वैक्सीन इसको क्या किया उसने प्री क्वालिफाइड कर दिया है, तो वो वैक्सीन है डेंगू वैक्सीन, मतलब वो वैक्सीन है डेंगू की वैक्सीन, मतलब TAK-003 है इसकी वैक्सीन, ये वैक्सीन है डेंगू जिसके लिए क्या किया WHO ने इसको प्री क्वालिफाई कर दिया। क्या कर दिया इसको प्री क्वालिफाई, मतलब पूर्ण से आंक लिया कि दवा क्या है परफेक्ट रूप से सही है, ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग 6 से 16 वर्षों के बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। हल्का देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न हमारा कहता है, लिखा है किसी वैक्सीन के लिए WHO की प्री क्वालिफाइड का यह है कि स्वास्थ्य एजेंसी के गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता के लिए वैक्सीन का मूल्यांकन और अनुमोदन करना है। क्या उसका करना है, अनुमोदन करना, मतलब प्री क्वालिफाइड कर दिया होता है क्या, स्वास्थ्य एजेंसी ने गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता के लिए वैक्सीन की मूल्यांकन और अनुमोदन किया है। TAK-003 है ये 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जा सकती है जिनमें डेंगू होने की संभावना तथा संक्रमण की तीव्रता भी संभावना की अत्याधिक होती है। मेन बार क्या बेटा है, इनमें डेंगू होने की संभावना बेटा बहुत ज़्यादा होती है। 6 से 16 साल के बच्चों उनको भी क्या बेटा TAK-003 दिया जा सकता है, जो क्या है जो कि डेंगू बेटा दवा से क्या किया गया WHO ने प्री क्वालिफाइड कर दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम नेक्स्ट क्या करता है हमारा, लिखा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, वो है पहले ऑप्शन ये लगभग वो क्या करता है, वो थे जापान और अमेरिका। कौन बेटा वो देश है जापान और अमेरिका ने क्या करता है हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए क्या बेटा आपस में समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर कर लिए, क्या बेटा तो जापान और अमेरिका ने कर लिया, ठीक है ना। हल्का चर्चा करते हैं ध्यान, क्या समझौते के तहत दोनों देश ने 2030 तक इंटरसेप्टर विकसित करने की योजना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं 2030 तक इंटरसेप्टर विकसित करने की बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। इंटरसेप्टर को
ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर GPAI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? GPAI कहा जाता है। इंटरसेप्टर को ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर GPI कहा जाता है। ठीक है, इसकी पहली बार घोषणा अगस्त में की गई। कब की गई थी पहली घोषणा बेटा? इसकी पहली घोषणा की गई थी बेटा वो अगस्त में की गई। कब तक की गई? तो वो अगस्त में की गई थे। जापान सरकार ने 2024 के अपने बजट में इंटरसेप्टर के विकास के लिए $480 मिलियन शामिल किया। शामिल किया बेटा है तो विकास के लिए जापान सरकार ने बेटा वो शामिल किया है। $480 मिलियन को शामिल इसने किया है। इसके बताने के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल के। ठीक है ना। अगला नंबर देखिए, गौर करेंगे नेक्स्ट वन क्या कहता है हमारा बेटा। अगला वन जो है वो है CAA प्रमाण पत्र का पहला सेट कितने लोगों को प्रदान किया गया है? क्या कहने वाला है? CAA अभी बेटा लागू नहीं हुआ। क्या CAA लागू नहीं हुआ? कानून बेटा इसमें लागू हुआ है बेटा। इसके तहत इसका पहला प्रमाण पत्र आया है। इसमें पहले सेट में कितने लोगों को बेटा भारत की नागरिकता दी गई है? बेटा बात करें बेटा वो बात हो जाएगी तो 14 लोग। कितने लोगों को दी गई? 14 लोगों को क्या पत्र दिया गया है? CAA के प्रमाण पत्र का बेटा पहला सेट आया। इसके तहत कितने लोगों को दिया गया है? बेटा वो दिया गया है 14 लोग बेटा क्या दी गई? भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक समझ गए? इसे बेटा पूरा भाप लेते हैं, फिर जांच लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? भारत की नागरिकता उसको प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा। CAA प्रमाण पत्र के पहले में कितने लोगों को दी गई है? तो बेटा 14 लोगों को ये नागरिकता भारत की नागरिकता दी गई। ठीक है ना। हल्का चर्चा कर लेते हैं CAA के बारे में। ध्यान देना बेटा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, क्या नाम उनका नाम है? अजय भल्ला, सॉरी क्या नाम उनका नाम है? अजय भल्ला ने 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट प्रदान किया। क्या नाम दिया है? पहला सेट प्रदान किया है। केंद्र ने 11 मार्च क्या कहता? 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया था। कब तक किया था? 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 क्या किया था उन्होंने? अधिसूचित किया था भारत सरकार ने। ठीक है ना। अब भी क्या किया बेटा? पहले फेज में 14 लोगों क्या किया गया बेटा? भारत की प्रमाण पत्र उनको दिया, मतलब भारत की नागरिकता उनको प्रदान की गई। ठीक है ना। अगर समझ लेते हैं इसका क्या हमारा लिखा है 10 मई को। क्या प्रश्न है? 10 मई को प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा, क्या बेटा नाम इनका है? प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा में एक गोलाबारी की घटना में क्या हुए थे? घायल हो गए थे और वे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो किस देश के PM है? क्या प्रश्न है? 15 मई को प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा को एक गोलाबारी घटना में उनको घायल हो गए थे, इनका अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछा गया है ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बेटा उस देश के प्रधानमंत्री हैं बेटा उसका नाम है स्लोवाकिया। बेटा नाम उसका नाम बेटा है स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री का नाम क्या बेटा? स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री है बेटा उनका नाम है रॉबर्ट फिको। क्या बेटा उनका नाम है रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा। क्या बेटा पूरा नाम बेटा? रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा उनका नाम है। रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा क्या बेटा है? ये स्लोवाकिया के क्या बेटा? स्लोवाकिया बेटा ये है प्रधानमंत्री वहाँ के। क्या बेटा यहाँ के हैं? क्या स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है। कौन बेटा है? तो रॉबर्ट फिको हिंडोलोवा क्या है? स्लोवाकिया बेटा ये प्रधानमंत्री है। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है? हिंडोलोवा के बारे में बेटा अक्टूबर 2023 में क्या बेटा? अक्टूबर 2023 में वामपंथी नेता रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था बेटा। तो बेटा हमारे क्या थे? रॉबर्ट फिको जी है। ठीक है ना। इनको बेटा 2023 में चौथी बार स्लोवाकिया बेटा प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया, मतलब स्लोवाकिया का इनको बेटा PM नियुक्त किया गया। किसको बेटा किया गया? तो रॉबर्ट फिको को क्या चौथी बार बेटा इनको नियुक्त किया गया। अभी बेटा हाल में क्या हुई? इन पे गोलीबारी चली थी तो बेटा क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। के देश के हैं बेटा? ये स्लोवाकिया के हैं। ठीक है ना। अगला सब देखेंगे क्या कहता है ऑप्शन हमारा। और यह क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब बेटा मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात कर लेते हैं तो जो मधुमक्खी दिवस है ये बेटा मनाया जाता है 20 मई। क्या मनाते हैं बेटा? हम लोग विश्व मधुमक्खी दिवस बनाते हैं बेटा 20 मई बेटा हम लोग विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। अगर बात कर लेता बेटा सबसे परागण की क्रिया कराता है वो बेटा है मधुमक्खी। इसलिए मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए क्या किया बेटा? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हल्का चर्चा करते हैं क्यों मनाता है कहना याद बेटा 20 मई क्या दिन याद दिन 20 मई
1734 को जन्मे स्लोवेनियाई एंटोन जानसा की भी याद में दिलाता है। क्या दिलाता जाता है? तो जन्म में क्या बेटा 20 मई 1734 जन्म में स्लोवेनियाई एंटोन जानसा की भी याद दिलाता है, जो मधुमक्खी पालन के अग्रणी थे। क्या बेटा थे? मधुमक्खी पालन के अग्रणी थे। क्या नाम बेटा? तो स्लोवेनियाई एंटोन जानसा नाम है। ठीक, क्या जन्म बेटा? तो 20 मई 1734 के बेटा जन्म है। बेटा इनकी जन्मदिन पर क्या रहता है? मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मधुमक्खी के महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? परागण में क्या होता है? तो वो परागण में है, जो दुनिया की 1/3 से अधिक खाद्य फसलों के लिए आवश्यक। क्या बेटा? जो खाद्य फसलों का आवश्यक है बेटा, मधुमक्खी क्या होता है? फूल से एक फूल का दूसरे फूल पर बैठती, क्या होता है? वहाँ पर परागण क्रिया होती है। क्या होता है बेटा? वहाँ पर बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इस समझ में आया कि नहीं बेटा? वहाँ पर फिर फल बनता है। इसलिए बेटा परागण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक किसके बेटा? वो है मधुमक्खी। क्या कहा था? इसलिए 1/3 से अधिक खाद्य फसलों के लिए क्या होता है? आवश्यक। कौन आवश्यक है बेटा? मधुमक्खियाँ उसके लिए आवश्यक है। ठीक है ना बेटा? दर्शन देखेंगे हम लोग क्या है बेटा। क्वेश्चन हमारा ये है, अलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? क्या बेटा है बेटा? अलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में बेटा स्वर्ण पदक किसने जीता है? बेटा जो ध्यान रखना, जो बेटा 52 किलोग्राम में क्या बेटा है? बेटा 52 किलोग्राम में है। क्या 52 किलोग्राम में जीता है? निकाहत जरीन ने। क्या बेटा है? किसको जीता है? निकाहत जरीन ने क्या बेटा क्या है? 52 किलोग्राम बेटा मुक्केबाजी में अलोडा कप बेटा क्या जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता? वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, ध्यान रखना। अलोडा कप 2024 में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा हुई थी 52 किलोग्राम। क्या बेटा है? 52 किलोग्राम में क्या बेटा इन्होंने किया है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वही बेटा बात करते हैं मीनाक्षी बेटा 48 किलोग्राम। क्या बेटा मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम में क्या जीता है? इन्होंने 48 किलोग्राम बेटा इन्होंने वहाँ पर स्वर्ण जीता है। क्या जीता है? इन्होंने वहाँ पर स्वर्ण जीता है। हम लोग देख लेते हैं बेटा, हम लोग वैसे अलोडा कप बेटा देख लेते हैं मुक्केबाजी में किसने क्या जीता और किसको हराकर जीता है। हल्का सा कर लेते हैं, देखो देना। निकाहत जरीन ने महिलाओं के 52 किलोग्राम में वर्ग में कजाकिस्तान की जंजीरा उराकबायेवा को 5-0 हराकर बेटा जीत हासिल की। बेटा हराया तो बेटा धन्यवाद बताइए बेटा। जो हमारी जंजीर महिलाओं निकाहत जरीन थी बेटा 52 किलोग्राम में बेटा इन्होंने कजाकिस्तान की जंजीरा उराकबायेवा को बेटा 5-0 हराकर क्या बेटा इन्होंने कितनी वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करता है वहाँ पर मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान क्या नाम है? उज्बेकिस्तान की रहमोनोवा क्या नाम है? रहमोनोवा सेदापोर को 4-1 से हराकर जीत हासिल किया। क्या बेटा वहाँ पर जीता उन्होंने? यहाँ पर स्वर्ण पदक बेटा उन्होंने वहाँ पर जीता था। क्या बेटा वहाँ पर जीता उन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। अब बेटा बात करें हम लोग को अनामिका और मनीषा। क्या बात करें बेटा? अनामिका ने 50 किलोग्राम में और मनीषा ने बेटा 60 किलोग्राम में दोनों ने रजत पदक अर्जित किया है। कब अर्जित किया वहाँ पर? रजत पदक बेटा वहाँ पर अर्जित किया है। ठीक है, क्या अर्जित किया बेटा उन्होंने? रजत पदक अर्जित किया। ध्यान नोट करना, अनामिका ने 50 किलोग्राम में, मनीषा ने 60 किलोग्राम में क्या हासिल किया था? वहाँ पर रजत पदक हासिल किया। जबकि बेटा ध्यान रखना, निकाहत जरीन ने 52 किलो वर्ग में बेटा इन्होंने स्वर्ण हासिल किया है, जबकि मीनाक्षी बेटा 48 किलो वर्ग में वहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, अनामिका ने चीन की वू यू से 1-4 बेटा हार मिली थी, बाहर हो गई थी। मनीषा को अजाकिस्तान की विक्टोरिया ग्रिफिवा ने 4-5 से बेटा इनको क्या हराया था? ग्रिफिवा ने बेटा इनको 0-5 से हराया था। बेटा अनामिका को VU से बेटा 1-4 से इनको हराया था। ठीक है, भारत में। अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा है, तो क्वेश्चन हमारा ये है क्या? थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? क्या प्रश्न हमारा है? थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? बेटा वो खिताब जीता, अगर बात करते हैं हम लोग पुरुष युगल खिताब जीता है तो वो जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या जीता है? तो ये जीता है थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट और पुरुष युगल खिताब जीता है। जीता है वो तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या इसको जीता, अपने नाम किया है।
बेटा इन दोनों ने इससे पहले जीता था, ठीक बेटा, इसको जीता है 2019 में। कब जीता था इन्होंने, इससे पहले इसको 2019 में इन्होंने थाईलैंड का ओपन या बैडमिंटन ओपन क्या बता ना चाहिए इसको अपने नाम किया था। क्या बेटा किया है 2024 में। क्या किया इन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने पुरुष गोल खिताब बेटा इन्होंने अपने नाम कर लिया, ठीक है ना। अब देख हल्का चर्चा करते हैं, प्रश्न सवाल से ध्यान जरूर किसको रहा है। क्या सातों साइराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी, क्या बेटा है चीनी जोड़ी चेन वो यांग और लियू ई को 21-15 बेटा स्कोर से हराया। बेटा सातों साइराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी, क्या बेटा कौन जोड़ी बेटा है तो जोड़ी है चीन जोड़ी बेटा, क्या नाम उसका नाम है येन वो यांग और लियू यू को 21-15 और 23-15 के स्कोर से इन्होंने हराया है। बेटा ध्यान रखना से बड़ी बात का, इन्होंने इससे पहली बार का बेटा जीता था 2019 बेटा इसको जीता था। बेटा भारतीय जोड़ी जो है वर्तमान उस रैंकिंग में जितने प्लेस पर बेटा वो है 30 नंबर बेटा वर्तमान बेटा वो वर्तमान बेटा इन्होंने 30 नंबर बेटा इनकी प्लेस है। ठीक क्लियर हो गया है बेटा किसको हराया था, ध्यान रखना यांग चेन यांग वो यांग और ली को 21-15 से हराया, मतलब चीन का 30 को उन्होंने हराया और आज इसका नाम इन्होंने बेटा रोशन किया, ठीक है ना। रोशन देख लेते हैं बस थोड़ा सा कि रोशन क्या मारा है। तब क्वेश्चन है अलोड़ा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। क्या प्रश्न था, अलोड़ा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी बेटा स्वर्ण पदक किसने जीता है। बेटा वो जीता था, हम लोग पर्चे पूछे देख लिए हैं, तो जीता था मीनाक्षी। जीता था मीनाक्षी, क्या बेटा जीता था बेटा मीनाक्षी और बेटा और कौन बेटा मीनाक्षी और जरीन ने बेटा जीता था वहाँ पर स्वर्ण जीता था, जबकि बेटा मनीषा और नाम के बेटा वहाँ पर रजत पदक हासिल किया। बेटा इन्होंने रजत पदक बेटा वहाँ पर हासिल किए थे। सब क्लियर है। अनामिका मिशन का रजत हासिल किया कि मीनाक्षी और निखत ने क्या हासिल किया, यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। निखत बेटा जो मीनाक्षी जो थी बेटा इन्होंने हासिल किया है 48 वर्ग में, बेटा इन्होंने कितना बेटा इन्होंने हासिल किया है 52 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है। अगले हम देख लेते हैं क्या बेटा मारा है, बेटा मारा है। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नासा ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अधिकारी किसे नियुक्त किया है। क्या प्रश्न है, नासा ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अधिकारी किसे नियुक्त किया। मतलब बेटा जो आधिकारिक तौर पर नासा ने अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, ठीक है ना, उसके अधिकारी से किसको नियुक्त किया गया है बेटा, तो उसको नियुक्त किया गया, उनका नाम है डेविड साल्वा अग्निनी। क्या नाम बेटा डेविड साल्व अग्निनी। क्या बेटा किया है डेविड साल्व अग्निनी बेटा नासा ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी बेटा नियुक्त किया है, ठीक है ना। क्लियर सब तो हो गया है। आगे देख लेंगे हम लोग चर्चा कर लेंगे प्रश्न पे क्या हल करने जा लेते हैं इसकी। क्या है तो डेविड साल्वे अग्निनी जो पहले नासा में क्या बेटा थे ये मुख्य डेटा अधिकारी पद पर बताइए कार्यरत थे। क्या बेटा थे बेटा ध्यान रखना, डेविड साल्व अग्निनी जो पहले नासा क्या थे बेटा मुख्य डेटा अधिकारी पद बेटा क्या थे कार्यरत थे। नासा के प्रशासक बिल ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ी बात ये क्या है, नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने क्या है बिल नेल्सन ने खोज की गति में तेजी लाने के लिए AI की प्रगति और जिम्मेदार उपयोग की अग्रणी रहने की महत्व क्या बेटा इन्होंने बल दिया, मतलब जोर दिया, जोर दिया गौर करना। तो बेटा इन्होंने बेटा नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने खोज की गति में तेजी लाने के लिए AI की प्रगति और जिम्मेदार उपयोग में अग्रणी रहने बेटा इन महत्व पर बल दिया है, ठीक नहीं। मतलब इन्होंने AI बेटा इन्होंने बहुत इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, इससे क्या अधिक से अधिक खोज हो सके, ठीक है। समझ समझ आ गया, क्लियर हो गया बेटा। आज जो हमारी क्लास थी तुरंत बेटा क्वेश्चन के केस में क्लियर बेटा तैयार है आपका समाप्त। आप बेटा एक ही विनती है क्या आप सब लोग प्रश्न को एक दोबारा उसे देखिए से क्या हो आपको सिंपली से याद हो सके, ठीक है ना। और आप बेटा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य किया, ठीक है। बाकी आप सभी साथियों से जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे सुबह इसी टाइम पे।